पूरा देश इससे परेशान है, वैसे में आप जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ये जो क्षण है आपके लिए थोड़ा भावुक करने वाला है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। लॉकडाउन 2.0 का ये तीसरा दिन है। जब लॉकडाउन पहली बार लगा था तो हम तीसरे दिन पश्चिमी दिल्ली से एक्स एमपी महाबल मिश्रा का इंटरव्यू आपके लिए लेके आए थे। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है। आज भी लॉकडाउन 2.0 का तीसरा दिन है और हमारे साथ एक्स एमपी महाबल मिश्रा है। आप कहेंगे वजह क्या है? आप सब जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो लोग हैं जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे। सरकार उनके लिए सुविधाएं दे रही हैं, इस बात से मानने में हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो सुविधाएं हर एक के पास नहीं पहुंच रही। ऐसे में महाबल मिश्रा जो कि पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद हैं, वो नियमित रूप से 3 जगहों पर हजार लोगों का भोजन डेली वितरण करा रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा के तीसरे एपिसोड में हम आपके लिए श्री महाबल मिश्रा जी को लेके आए हैं। हमने आपको शिवपुरी की एक वीडियो दिखाई थी जहां छठ पार्क पर छठ पूजा मंदिर जो है वहां पे हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके की लाइनें लगी हुई हैं, सिविल डिफेंस वाले कर्मी कार्य कर रहे हैं, महाबल मिश्रा जी का पूरा परिवार लगा हुआ है और 1000 से अधिक लोगों का भोजन वहां से डेली सुबह और शाम वितरण किया जा रहा है। महाबल जी ने अभी हमको जानकारी दी कि 2 और जगहों पर इसके अलावा वितरण किया जा रहा है। पहले तो महाबल जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं इसके लिए कि ऐसी महामारी में जो है आपने लीडर की भूमिका निभाई है। कहा जाता था कि नेता जो है वो लीड करता है और आप इस समय लीड करने की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। कितने लोगों का, मैं आप ही से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा, कितनी जगहों पे कितने लोगों का भोजन पश्चिमी दिल्ली में आपके द्वारा करवाया जा रहा है? देखिए, ये द्वारका विधानसभा में वर्तमान में विनय जी विधायक है जो मेरा बड़ा पुत्र है। वो इस विधानसभा में 14 जगह सरकार की तरफ से व्यवस्था स्कूल पर, विभिन्न स्कूल पर, बारात घर में कराए। लेकिन कुछ ऐसे जगह है जो जंक वहां लोग रहते हैं, मजदूर तबका, लेकिन स्कूल नहीं है, वहां बारात घर नहीं है। बहुत बड़ा गैप है जिसको किलोमीटर जाना पड़ेगा, 500 मीटर जाना पड़ेगा। तो ऐसे समय में जाने में लोग घबराते हैं। इसलिए शिवपुरी को हमने चुना, जिसमें शिवपुरी है, मदनपुरी है, जगदम्बा विहार है, अपना गीतांजलि पार्क है, कैलाशपुरी है, इंदिरापुर का एक सेंटर जगह पड़ता है। इसलिए शिवपुरी की जगह और ओपन ग्राउंड है, इसलिए शिवपुरी को चुना जो ओपन ग्राउंड है। एकरों में वो जगह है जिससे कि सोशल डिस्टेंस बना रहेगा और खाना वितरण होगा। तो वहाँ सुबह में 1000 का और शाम में 1000 का खाना बनता है और लोग आते हैं सोशल डिस्टेंस बना के। हमारा पुलिस भी सहायता करती है, जो सिविल डिफेंस का है वो भी सहायता, और कार्यकर्ता के रूप में भी करता है, लोग करते हैं। और नियमित रूप से अपना बर्तन लेके आते हैं, कोई अपना खाना लेता है, कोई 2 आदमी का, कोई 3 आदमी का खाना लेते हैं, ले जाते हैं। और मुझे खुशी है, जो अपने आप पर मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अपने पूरे परिवार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ये पूरा परिवार ने फैसला किया, ये तीनों जगह मैं अपने तरफ से, परिवार की तरफ से देंगे। तो ये परिवार का सामूहिक फैसला था, ये मेरा फैसला नहीं। और इसका कारण है, इसका कारण भी है क्योंकि मैं बीच में रहता हूं। कोई बीच में नहीं रहते हैं, तो हम बीच में रहते हैं तो लोगों को हमसे उम्मीदें भी है और मैं उस उम्मीद पर खरा, पूरा तो पूर्ण रूप से उतर नहीं सकता, लेकिन जो बन पाता है और मानवता के रूप में, मानवीय दृष्टिकोण से उनके लिए मैं करता हूं। परिवार के लोग मिलकर करते हैं। आप देखेंगे विनय जी खुद तो जाते ही हैं, लेकिन हीरा जी मेरे छोटे भाई हैं, शिवपुरी में पूरा उपस्थित वही रहते हैं। दिलीप जी दशरथपुरी में होते हैं, शिवपुरी को भी देखते हैं, दुर्गा पार्क में भी जाते हैं। पंकज मेरा छोटा पुत्र है,
वो सब इस काम में लगे हुए, पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है। दामाद मेरा है वो महावीर के लिए जाते हैं तो इस तरह से सिर्फ खाना ही नहीं, बहुत कुछ और हुआ है जो टेलीफोन पर कहने की आवश्यकता, टेलीविजन पर कहने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश किया है हमने उनको कुछ ना कुछ कच्चे रूप में भी हमने कोशिश। हाँ, वो उसकी खबर मैं आपको बता देता हूँ। महाबल जी के यहाँ सुबह लोग आते हैं। महाबल जी खुद नहीं कहना चाहते थे, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम आप तो खबर पहुँचाएं। सुबह लोग लिस्ट लेके आते हैं। परिचय महाबल जी का बारे में मैं आपको एक खास जानकारी दे दूं, जो मुझे जो है क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान पता चली। किस गली में कौन सा व्यक्ति रहता है ये इनको मुँह ज़बानी याद है। इस वजह से जब लोग आते हैं तो इनके यहाँ आधार कार्ड नहीं लाना पड़ता है। वो सिर्फ ये बोल देते हैं कि फला गली में फला इंसान का परिचित है, उसके घर में राशन नहीं है। और प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों पैकेट्स जो हैं महाबल मिश्रा के घर से निकलते हैं और लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए भी हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस महामारी के अवसर पे, इस महामारी के मौके पे जो पूरा देश इससे परेशान है, वैसे में आप जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ये जो क्षण है आपके लिए थोड़ा भावुक करने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं। महाबल जी, मैं कहना चाहूँगा इस चीज़ को, आप एक्स MP रहे हैं, आपने इस पूरी विधानसभा को, इस पूरी पश्चिमी दिल्ली को अपना परिवार माना है। और ये हम नहीं कह रहे, ये पब्लिक कह रही है। मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। डाबरी गली नंबर 1 में एक परिवार रहता है, मैं उसी गली में रहता हूँ। गली नंबर 1 बड़ी वाली गली है, उसके बगल में एक छोटी वाली गली है। उस गली का आखिरी मकान का व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। उसने महाबल मिश्रा जी के एक परिचित से संपर्क किया और महाबल मिश्रा जी ने बिना देरी किए उस परिवार को राशन भिजवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। बाकी लोग भी इस चीज़ से थोड़ी सी सीख लें। महाबल जी, आमतौर पे आपको लोग नेता मानते थे और मानते हैं भी। विनय जी चूंकि राजनीति में आपके पीछे रहे, लगातार उन्होंने आपका साथ दिया, उनकी भी एक नेता के रूप में छवि बनी। लेकिन जैसे दिलीप जी हैं, आपके छोटे पुत्र हैं, और सबसे बड़ी बात आपके छोटे भाई हीरा जी हैं, इनकी कोई सामाजिक छवि नहीं बनी थी। लेकिन जिस तरीके से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोग उन्हें सामाजिक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, सब दिन समाज एक परिवार रहा ये हम आगे थे, इसीलिए लोग ये पीछे थे। विनय जी भी पीछे थे, अब विनय जी यहाँ हैं। अब सारे परिवार जो समस्या आई, ये बहुत बड़ी समस्या है और त्रासदी है। इस त्रासदी में हमारे पूरा परिवार लग के, पूरा परिवार पहले से भी सामाजिक था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन इस बार जो त्रासदी आई है तो हर कोने में आई है, इसलिए पूरे परिवार को निकलना पड़ा। तो ऐसे नहीं है जो पूरा परिवार सामाजिक रहा, धार्मिक रहा और हमेशा मददगार रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, लोगों को लेकिन ना इस बार जैसे बोलते ना कि जरूरत पे इंसान की परख होती है। जब मुसीबत हो तब कौन अपना है कौन पराया है उसकी परख होती है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा कौन क्या है नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक मैन अपना काम करते, लेकिन हम राजनीतिक दृष्टिकोण से आज नहीं काम कर रहे हैं। आज मैं धर्म के मानवता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। राजनीतिक लोग सोचे कहाँ है वर्तमान MP, कहाँ जो भी क्षेत्र से जो लड़ा था बीजेपी का, जहाँ जहाँ MLA लड़ा वो लोग कहाँ हैं। लेकिन मैं MLA विनय को एक महाबल मिश्रा का पुत्र हो नाते का तो गुण है, लेकिन उन्हें कुछ करने का तमन्ना भी है और वो जज्बा भी है और वो निकलता है जिस तरह से सुबह से और रात तक काम करने के निकलता है, तो मुझे अंदर से खुशी होती है। एक पिता के नाते चिंता नहीं होती? मुझे चिंता होती है। जब मैं पब्लिक के बीच में उन्हें घुसते देखता हूं तो मैं कई बार उनको कहता हूं मास्क और आप हाथ में ग्लव लगाइए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। लेकिन मैं खुद नेता हूं, मैं जानता हूं डिस्टेंस मेंटेन हो नहीं पाता है। उनकी गलती नहीं है, मजबूरी है। और जब अपने जनप्रतिनिधि को जनता देखती है क्षेत्र में इस ऐसे त्रासदी में, तो उनके मन में एक उत्साह आता है, मैं एक आत्मविश्वास। प्रभात जी ये भी कहता हूं, हाँ,
जो मेरे से उम्मीद ज्यादा लोग रखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसका कारण है जो मैंने इनके बीच में से काउंसिलर बना, एमएलए बना, एमपी बना, और मानवीय सेवा से ही मैं एमपी एमएलए बना। मैं वर्तमान एमपी एमएलए 97 में हम काउंसिलर लड़े, लेकिन उससे पहले मानव सेवा ही तो करते थे और उस दिन से करते आ रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है जो मेरा पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है। मानवीय दृष्टिकोण से इन पूरे परिवार के लोगों को साधुवाद देता हूं, और कोई हाथ की रुकावट नहीं। खाना में क्या बनना चाहिए, ये लोगों की इच्छा पर खाना बनता है। आज क्या बनना चाहिए, कल क्या बनना चाहिए, इच्छा पर बनता है। तो जब तक मेरे लिए सांस है, मेरे परिवार में जान है, तब तक यदि ये त्रासदी है तो त्रासदी में अपनी जान से ऊपर होकर के मैं काम हमारा परिवार करने की इच्छुक है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज से कामना करता हूँ, और ताकत मुझे दें जो मैं सेवा कर सकूँ। महाबल जी, कई बार ऐसा जानने को प्रतीत, मतलब कि चूंकि मुझे इस चीज़ की जानकारी है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि मेरी जनता को इस बारे में जानकारी मिले। ये जो पूरा खर्चा है, इसका प्रतिदिन खर्चा मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड 50,000 से लाख से ऊपर जाता होगा। ये पूरा खर्चा बियर कौन कर रहा है? बियर मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप परिवार देखिए। हाँ। जो भी खर्चा है, मैं खर्चा के मुंह से नहीं कहूँगा भाई। जो भी खर्चा है, खर्चा जो दान का खर्चा का बताना नहीं चाहिए। जो हो रहा है, 1 रुपया हो रहा है या 50 रुपया हो रहा है, मैं कर रहा हूं, और तब तक करूंगा जब तक मेरा सांस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही चीज़ जब मैं वहाँ गया था शिवपुरी में, जहाँ पे आप भोजन का वितरण कर रहे हैं, मैंने एक सवाल पूछ लिया जनरली कि हीरा जी ये कब तक आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आप उस दिन वहाँ पे मुझे मिले नहीं, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप उस दिन वहाँ नहीं मिले। आप अपना ख्याल रखें, आप घर में रहें, क्योंकि सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। आपको ही पता है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये बीमारी ज़्यादा घातक है, और आपका सुरक्षित रहना अभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। महाबल जी, मैंने पूछा उनसे कि कब तक करेंगे, तो उनका एक जवाब था कि जब तक ये लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा और जब तक हमारे अंदर क्षमता रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सेवा कब तक जारी रहेगी? जब तक लॉकडाउन है तब तक जारी रहेगा, और लॉकडाउन के बाद भी इस क्षेत्र में दिक्कत आएगा तो विधायक जी उसको भी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। महाबल जी, ये आपकी बात थी, चूंकि आप देश की संसद में बैठ के आए हैं, आप उस पंचायत में बैठ के आए हैं जो देश के लिए कानून बनाती है। देश में टेस्टिंग की रफ्तार अब कुछ बढ़ी है। इस चीज़ के लिए हम आईसीएमआर का, सरकार का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी उठते हैं। इस महामारी से देश पीछे जा रहा है। आपको लगता है कि आर्थिक नीतियों पर सरकार गौर कर रही है कि कोरोना के बाद कैसे निपटा? देखिए, ये तो सरकार की बहुत गहन समीक्षा की बात है। आर्थिक स्थिति चरमरा गया है, और इसको व्यवस्था करने की सरकार को बहुत दिक्कतें आएगी। हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से हट के अभी कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हम जो प्रधानमंत्री कहते हैं उनके साथ हैं, लेकिन उन्हें इस दृष्टिकोण पर, आज मैं पेपर में पढ़ा हूं, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो अमेरिका में सप्लाई हुआ, तो यहां 10 गुना रेट बढ़ गया है। यहां अन्य चीज की जो मेडिसिन का रेट बढ़ गया है, उस पर भी पता करने की आवश्यकता है। आज पेपर में पढ़ा है, तो इसको देखने की आवश्यकता है, उसको जांच का विषय कम करने की आवश्यकता है। और जीएसटी सरकार के हाथ में है। आम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मास्क खरीदने के लिए उनको दिक्कत है, दवा खरीदने में दिक्कत आती है। तो आज देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है, क्लोरोक्विन दवा है, साबुन है, सैनिटाइजर है, मास्क है। इस पर जो जीएसटी है 12 से 18% तक का आइटम पर है। सरकार को इस समय उस पर खत्म करना चाहिए, और सभी स्टेट के जीएसटी काउंसिल से मीटिंग करके अविलंब इस जीएसटी को इस आइटम पर खत्म करना चाहिए। ये बात जो है गौर करने लायक है, क्योंकि एक तरफ तो हम ये मान सकते हैं कि जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनका खर्चा फिलहाल सरकार उठा रही है,
लेकिन जो मास्क है, सैनिटाइजर है, ऐसी जो चीजें हैं, साबुन है, ये अभी बल्क में इस्तेमाल हो रही हैं। वेंटिलेटर्स हैं, तो इनके ऊपर जीएसटी को तुरंत जो है कम करना चाहिए और हो सके तो इसको खत्म करना चाहिए, ताकि जो ये इनकी कीमतें कम हो और रिसोर्सेज बढ़ सकें। अरे भाई, बहुत सारे लोग जो हैंड टू माउथ थे, कमाते थे, सुबह शाम मास्क खरीदने के लिए जाने ना, आज मास्क खरीदने के लिए जाता है तो सस्ता तो कुछ मिले। आज मास्क खरीदने जाता है, उसको 12% टैक्स है, साबुन पर टैक्स है, कई ऐसे आइटम 18% टैक्स है। तो इस तरह से उसको कुछ प्रिविलेज हो जिससे आसानी से खरीद सके और इस आर्थिक स्थिति में जो इनकी आर्थिक चरमरा गया है उसको लाभ मिल सके। और दूसरी बात, आज पेपर से जो माध्यम से पता चला है, जो मेडिसिन का दाम बढ़ गया है और हाइड्रोक्लोरोक्विन का दाम 10 गुना बढ़ गया है, तो इसको जांच का विषय इसको करें और इससे फायदा लोग ना कमावे। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है वो नियमित, मतलब कि मिनिमम प्रॉफिट का एक साधन रहना चाहिए आज भी और इस महामारी के बीच जाने के बाद भी, क्योंकि विश्व गुरु भारत तभी बनेगा जब स्वास्थ्य सेवाएं भारत की नंबर 1 पे रहेंगी और शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 पे रहेगी। दिल्ली छोटा सा राज्य है लेकिन देश का कैपिटल है, एनसीडी के अंदर आता है। छोटा देश में मेगा सिटी है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, क्षेत्रफल से छोटा है। हाँ। मेगा सिटी है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ लेबर क्लास के, अब सिर्फ मजदूरी, 4th क्लास की मजदूरी, अब सिर्फ जो पेंटर है उनको नहीं, आज रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, रेडी पट्टी लगाता है, इंडस्ट्री में काम करता है। तो सिर्फ वो चुनाई जो करते हैं उसको आप डेली वेजेज मिस्त्री को आप सिर्फ नहीं मानिए। इस तरह का रेडी पट्टी लगाने वाला खत्म हो गया। बिल्कुल, ई रिक्शा चलाने वाला जो फैक्ट्रियां में काम करता उनका, तो इन सब की हालत बहुत दयनीय हो गया है। सरकार को इस तरफ पर भी सोचने की आवश्यकता है। इसी पे मैं अगला सवाल ले रहा था आपका कि मेरा कहने का, क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे टेस्ट जो हुए हैं पर मिलियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे अधिक है, जबकि बाकी राज्यों में टेस्ट की रफ्तार अभी भी धीमी है। क्या कहेंगे इस पे, क्या स्टेटमेंट? देखिए, दिल्ली पहले से ही मेडिकल में ठीक था हिंदुस्तान से, लेकिन ये कोरोना वायरस जो आया है, अब वायरल हुआ है, इस पर अब सरकार को विशेष तरह से हर स्टेट में इस तरह से जो वायरल आवे, कोई इस तरह से वायरस आवे तो उसको लड़ने के लिए, क्षमता के लिए अब स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके लिए सरकार जो लॉकडाउन करता है, सोशल डिस्टेंस करता है, वो कर दे, लेकिन इस बीच में सोशल डिस्टेंस के बीच में इस पर ज्यादा जोर देने की है, टेस्टिंग फैसिलिटी कैसे बढ़ेगा, पॉइंट कैसे बढ़ेगा, 1000 व्यक्ति पर, प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर कितना होना चाहिए, पैमाना निर्धारित करके पूरे देश में इस तरह का हॉस्पिटल में इंतजाम होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है आज वायरस आया कल नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक ये कभी भी आ सकता। तो इसीलिए टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मावल जी, लंबी समय की राजनीति रही है आपकी और लंबे समय से आप मीडिया के साथ भी रहे। दिल्ली से मजदूर पलायन करके जाते हैं, बहुत बड़ी खबर हो जाती है। बांद्रा में भी अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। आपको लगता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी जिसके अंदर नहीं, इसमें सरकार की गलती हुई है। जब आपने 13 तारीख से, भाई जब 14 तारीख तक लॉकडाउन था और उसमें यह भी कहा गया था जो लॉकडाउन और बढ़ने की संभावना है, तब आपने रेलवे में रिजर्वेशन क्यों किया? बिल्कुल, रेलवे रिजर्वेशन। तो जब तक लॉकडाउन बिल्कुल खत्म ना हो जाए तब तक आप रिजर्वेशन मत खोलिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती हुई है। रेलवे बोर्ड का एक सर्कुलर है जो ने 13 तारीख से रिजर्वेशन करना शुरू किया था। क्यों भाई, जब 14 तारीख तक लॉकडाउन है और उस बीच में बढ़ने की संभावना आपको दिखाई दिया, तो अभी भी मैं सरकार को कहता हूं 3 मई तक लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं हो, आप 3 मई के बाद आप रिजर्वेशन कीजिए। इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग फंस गए हैं, जैसे कि कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के पढ़ते हैं, वो फंस गए हैं, अलग अलग जगह पे मजदूर फंस गए हैं। क्या राज्य सरकारों को उनको भरोसा नहीं दिलवाना चाहिए कि आप हमारे हैं, हमारे बीच में रहें और उन लोगों के लिए कुछ
स्पेशल फैसिलिटीज अरेंज की जाएं ताकि वो जहां रहें सुरक्षित रहें? देखिए, हर सरकार अपने तरफ से, जैसे मैं नीतीश जी का सुन रहा था, जितना भी बिहार के लेबर कहीं भी हैं तो उनके आधार कार्ड के आधार पर 1,000 रुपया उनको जमा करने की बात आई है। अब कितना को दिया गया नहीं दिया गया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया था, लाभ भी मिलता होगा। तो हर सरकार कोशिश करता है और मैं लोगों से आग्रह भी करता हूं कि आप जहां हैं वहां आप सुरक्षित रहें, कोशिश वहीं रहें और वहां आपको व्यवस्था हो इसके प्रयास करें, लेकिन भागने का प्रयास नहीं करें, उससे लाभ नहीं होगा बल्कि और आपके परिवार में बीमारियां फैलने के चांस रहेगा। इसलिए अब रेलवे में जाएगा, रेलवे में 500 आदमी बैठेगा, क्या पता है कि किसको कोरोना आया नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए अपने आप को सोशल डिस्टेंस बना करके आप अपने यहाँ रहें, एक रोटी खाएं, आधी रोटी खाएं, लेकिन सुरक्षित रहें। आर्थिक नीतियों पे तो हमारा घाटा हो रहा है, ये बात सबको पता है। पूरा विश्व जो है वो अभी मंदी में चल रहा है। बात ये अभी ये चूंकि 20 तारीख से कई फील्ड्स पे रियायत देने की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि अभी ये रियायत देना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है? देखिए, अब ये तो प्रशासन की बात है, क्या डिसीजन लेता है, लेकिन कुछ सेक्टर में रियायत देने की यदि गुंजाइश है तो दिया जा सकता है। जहां कोरोना वायरस नहीं है, जिस सेक्टर में नहीं है, जहां बचा जा सकता है, उस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करके कुछ रियायत दिया जा सकता है। सरकार इस दृष्टिकोण पर भी सोचे, जो किस तरह से पैमाना तो डिसाइड वो करेंगे, किस आधार पर करेंगे तो वो है। लेकिन आर्थिक स्थिति इतना चरमरा गया है, जब वो अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज को छूट देनी चाहिए, लेकिन पैमाना आपको बनाना पड़ेगा। महाबल जी, दिल्ली दूसरे नंबर पे है कोरोना वायरस की संख्या के मामले में, दूसरे नंबर पे पूरे भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पे पेशेंट्स हैं। उसके अलावा दिल्ली का 80% एरिया जो है वो रेड जोन है। रेड जोन से ऑरेंज जोन आने में 14 दिन, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन आने में भी 14 दिन। दिल्ली को कम से कम 28 दिन लगेंगे अगर कोई नया केस नहीं आता है। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने जो तैयारियां की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और रेगुलर जो अनाउंसमेंट्स किए वो सफिशिएंट थे, उनका कार्य जो है वो संतोषजनक था? देखिए, ये पूरे देश में बिना तैयारी का लॉकडाउन हुआ। केंद्र जो लॉकडाउन किया बिना तैयारी का हुआ, उसमें दो मत तो है नहीं, और स्टेट भी प्रिपेयर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इस कोरोना वायरस में देखते हुए धीरे धीरे लोग प्रिपेयर हुए हैं और करने की कोशिश किया। इस समय अभी दोषारोपण करने की बात नहीं है। जो सरकार है पूर्ण रूप से अपना दमखम से काम करती है, जितना उनके पास संसाधन है, जितना काम कर सकता है वो कर रहा है। केंद्र अपने काम कर रहा है और प्रदेश अपना काम कर रहा है। उसमें मैं देखता हूं जो आज पूरे दिल्ली में जिस तरह से राशन की व्यवस्था हो रही है, जो आधार कार्ड पर अलाउ करता है तो उसको मिल जाता है, जिसके पास राशन कार्ड जो अप्लाई किया उसको भी मिलने जा रहा है, जैसे जिसके पास लेबर कार्ड था उसको भी मिल रहा है, जिसके पास वो स्कूटर का ई रिक्शा का कूपन था उसको भी मिलने जा रहा। इस तरह से सरकार हर जगह अपनी सक्षम दृष्टिकोण से काम तो कर रहा है, लेकिन पूरी तैयारी नहीं थी। तो ये देश की मामला है, सिर्फ एक स्टेट की मामला नहीं है, पूरे राज्य की मामला है। लेकिन मैं समझता हूं दिल्ली पर विशेष दबाव है और विशेष दबाव में दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार दोनों मिलके इस काम को कर रही है। तो मुझे लगता है जो दिल्ली सरकार उसमें अच्छा काम कर रहा है। अभी दिल्ली में एक और सरकार चलती है, निगम। क्या लगता है निगम अपनी भूमिका निभा पाया? इसके लिए तो निगम को अभी वर्तमान में सफाई कर्मचारी का आप देखिए, सफाई कर्मचारी को 3-3 महीने का तनख्वाह नहीं मिला, अब काम कर रहा है। तो मैं साधुवाद देता हूं उस निगम कर्मचारी को जो काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से तीनों बैठे बात करें, और इस समय लड़ने का नहीं, इस समय सामूहिक लड़ाई लड़ने का है। इसलिए तीनों सरकार बैठ के बात करें। लड़ने का समय राजनीति का समय नहीं है, इस समय हमें कोरोना वायरस से लड़ने का सवाल है। लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, जनहित से जुड़ा हुआ है, इसलिए लड़ने की बात नहीं, राजनीति करने की बात नहीं। तीनों मिलके बैठ के हमें जो सामूहिक प्रयास करना चाहिए, इसमें सबको लगना चाहिए। आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार की आलोचनाएं भी की, साथ में उनको ये भी कहा कि इस वक्त राजनीति नहीं, हम साथ में कार्य करेंगे। उन्होंने कुछ अहम बातें की जिनके ऊपर मैं आपका रिएक्शन चाहूँगा। उन्होंने कहा लॉकडाउन समाधान नहीं है, हमें टेस्ट की कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी। उसके अलावा उन्होंने जो बाकी तबके हैं जिनका रोज़गार इफ़ेक्ट हुआ है उनकी बात की कि उनको कंपनसेशन जो है वो दिया जाए। क्या लगता है आपको कि कल की राहुल गांधी की जो स्पीच थी? देखिए, ये मानवीय दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं। कल की राहुल गांधी जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था मानवीय दृष्टिकोण से था, राजनीतिक वातावरण में या किसी को दोषारोपण करने की बात नहीं थी। उन्हें कुछ सुझाव दिया है, जो सुझाव दिया, एडवाइस दिया, सरकार जितना सक्षम है उस एडवाइस को कितना मान सकता है, तो उस एडवाइस तो कोई दे सकता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया, लड़ने की मूड में नहीं दिया है। उन्होंने दिया है जो देश की फायदा, ये चीज करने से फायदा होगा। लॉकडाउन को जो भी सरकार आदेश देती है हम मानने को तैयार है, लेकिन लॉकडाउन के बीच में हमें इंप्रूवमेंट क्या करना चाहिए उसको उन्होंने पिन आउट किया है। तो पॉइंट आउट किया, तो उसको, इसके लिए सरकार को अपना देखना चाहिए, सरकार देखे। लीडरशिप खतरे में रही है क्या इस कोरोना के चक्कर में? क्योंकि जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसी में लीडरशिप की स्ट्रांगनेस का, देखिए, लीडरशिप की डॉक्टर नहीं, अभी तो फिलहाल राजनीतिक बात नहीं करेंगे। हमें सब देश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं इस समय मिलके कोरोना को किससे हम लड़ें और उसको खत्म करें, इसके प्रयास में सब कोई करना। कोई सुझाव देता है सरकार को, मैं ही कोई सुझाव दूं, उस सुझाव को सरकार किस तरह से सक्षम है उसको समावेश करे, उसको कोशिश करे उस पर खत्म करने के बाद, तो ये सामूहिक जो है वो बैठ के फैसला ले। जी, आखिरी सवाल, या आपकी जो हमारी जनता को, देश की जनता को कोई संदेश देना हो तो? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये कोरोना वायरस खत्म हो और देश की जनता को जो सोशल डिस्टेंस जो सरकार कहती है वो सरकार का आदेश नहीं, बल्कि आपके सुरक्षा दृष्टिकोण से स्वयं में अपने आप को आप सुरक्षित समझिए। जो आप सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे और लोगों से कम मिलेंगे जुलेंगे तो आप इस बीमारी से बचेंगे। इसलिए सरकारी आदेश तो है ही, लेकिन प्रतिपाल करना अपने सुरक्षा के दृष्टि से सेल्फ डिसीजन है और इसमें आपको सुरक्षित से सेल्फ डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये थे हमारे साथ महाबल मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बात जो है बेबाक तरीके से रखी। आपको स्क्रीन के नीचे लगातार एक नंबर चलता हुआ दिख रहा होगा और अभी भी दिख रहा होगा। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको भोजन की कमी है या किसी भी एसेंशियल चीज़ की कमी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन तक उन ज़रूरी सामग्रियों को पहुंचाया जाए। आप लोगों से हमारी विनती है, हमारा निवेदन है कि सरकार के आदेश का पालन करें, अपने घरों में रहें, बार बार अपना हाथ धोते रहें और अगर आपको अपने अंदर संक्रमण का खतरा दिख रहा है तो सरकार से, अस्पताल से संपर्क करें। धन्यवाद।